नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज अपने इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे। दरअसल राजनीतिक पंडितों की अगर बात माने तो उनका यही आकलन है कि ओवैसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर विधानसभा चुनाव में साबित नहीं होंगे और जैसी इनकी भूमिका पिछले चुनाव में रही है वैसी ही इस बार रहेगी। वहीं राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो सपा, बसपा, कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है, वहीं बीजेपी उन्हें सपा, बसपा, कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं। दरअसल ऐसा कहने के पीछे इनकी मंशा ये है कि ओवैसी के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी हैसियत को कम बताकर जनता के बीच में उनकी जो छवि है जिस तरीके की, उस छवि को एक धक्का पहुंचाया जाए। लेकिन आप मेरी एक बात का गांठ बांध लीजिए, पिछले चुनाव में चाहे जैसी रिजल्ट रहा हो ओवैसी की पार्टी का, लेकिन इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे और उसकी कई वजह हैं। आप भूल जाइए पिछले चुनाव को कि आते थे ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़े करते थे, मैक्सिमम की जमानत जब्त हो जाती थी, ओवैसी वापस चले जाते थे। समय बदला है, दिन बदले हैं, चुनाव एक माहौल बदला है, समीकरण बदले हैं, उसी तरीके से ओवैसी की राजनीति भी बदली है। आइए इसको सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करेंगे गठबंधन की कि ओवैसी से गठबंधन किसके साथ हो सकता है या किसके साथ नहीं, क्योंकि लगातार सूबे में ये चर्चा चल रही कि ओवैसी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है, ओवैसी का गठबंधन कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, बसपा के साथ भी हो सकता है। तो आइए चलकर एक एक दल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बसपा की। देखिए, बसपा ओवैसी से गठबंधन इस बार बिल्कुल नहीं करेगी और मायावती ने ऐलान भी कर दिया है कि वो एकला चलो की नीति को फॉलो करेगी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है और दूसरा पिछले चुनाव में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेटों को बहुत ज्यादा टिकट दिए थे। इससे हुआ क्या था कि दलितों की जो अन्य जातियां थी, जाटों के अलावा, वो बहन जी से काफी नाराज हो गई थी और छिटक गई थी। उन्हें लगने लगा था कि बहन जी भी तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्त राजनीति करने लगी है। ये बात मायावती को अच्छी तरीके से महसूस हो गई थी, इसलिए इस बार वो अपनी छवि में किसी भी प्रकार का टेंट नहीं लगने देना चाहती हैं और वो ओवैसी से गठबंधन की बात सोच भी नहीं सकती। बात करें समाजवादी पार्टी की। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो सूबे में किसी बच्चे से पूछिए इस बार मुस्लिम वोट किसको करेंगे तो जाहिर सी बात है सब यही बोलेंगे समाजवादी पार्टी में करेंगे। अखिलेश यादव भी ये बात समझ रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन ओवैसी का डर उनको कहीं ना कहीं सताता है। यही वजह होती है जिन्ना जैसे वो बयान देते हैं और चेक करते रहते हैं कि मुस्लिम का पूरा जो जनमत है वो उनके साथ में है या नहीं है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके दिल में ख्याल आता है कि अगर ओवैसी खड़े होंगे, ओवैसी को जितने भी वोट मिलेंगे वो हमारे ही वोट काट कर ले जाएंगे। इसीलिए वो उनका मन टटोलने की भी कोशिश करते हैं। राजभर जैसे लोगों से बोलते हैं कि उनसे गठबंधन की चर्चा करो। राजभर उनसे गठबंधन की चर्चा करते हैं, ओवैसी 100 सीट मांगते हैं, राजभर बोलते हैं 10 से ऊपर देंगे नहीं। बहरहाल चर्चाओं का दौर जारी है। अभी इसमें क्या होगा ये तो समय ही बताएगा कि अखिलेश यादव जी क्या सोचते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहेगी कि गठबंधन करें क्योंकि वो चाहती है इस बार चुनाव अकेले ही दम पर लड़ा जाए। अब बात आती है बीजेपी की। तो देखिए, सबको ये लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में प्रचार किया जाता है या जहां पे भी ओवैसी लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही होती है, तो जितने भी विपक्षी दल होते हैं वो बोलते हैं ये वोट काटने की भूमिका में आ गए हैं और ये बीजेपी की बी टीम है और इसकी वजह से ओवैसी को कई जगह पर धक्का भी लगता है। देखिए, एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी हो या चाहे जितना बड़ा मुस्लिम का नेता हो, कोई भी मुस्लिम का वोट ट्रांसफर बीजेपी में नहीं करवा सकता है, जो इनकी मुसलमानों की एक मानसिकता बनी हुई है बीजेपी विरोधी की। इधर आजकल आप एक नया ट्रेंड देख रहे होंगे कि जितने भी मुस्लिम नेता हैं सब ये बोलने लगे हैं अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अच्छे नेता थे। दरअसल ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इनके अंदर प्रेम नहीं जग गया है। ये लोग सीधे इस सवाल से बचने की कोशिश करते हैं और इस तरीके की बात कर केवल एक बात से बचने की कोशिश करते हैं कि इनसे अगर ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई आप बीजेपी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, आप बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहते हैं, बीजेपी ने ऐसा आपके लिए क्या कर दिया है, या बीजेपी से आप इतनी दुश्मनी क्यों मानते हैं, तो ये जो इन्होंने है ये इसको ढाल बना लिया है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अच्छे नेता थे। अच्छा ठीक है, चलिए कल्याण सिंह जब आए आपने उनको वोट नहीं दिया, उसके राजनाथ सिंह तो लीनियन नेता माने जाते थे, उदारवादी चेहरा थे, आपने उनको भी वोट नहीं दिया। चलिए, जिन अटल बिहारी वाजपेयी से आपको बड़ा प्रेम आ रहा है, उन अटल बिहारी वाजपेयी को आपने कब वोट दिया? तो उस समय आप बताते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी है जो कट्टर हिंदुवादी की छवि है,
इसलिए हम अटल बिहारी वाजपेयी को वोट नहीं करते हैं। तो ये एक आपका बहाना है वोट ना करने का। वही वजह रही कि उदारवादी चेहरा बनने के चक्कर में पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की समाधि पर लाल कृष्ण अडवाणी कहे, उसके बाद माया मिली न राम, हालत क्या हो गई भारतीय राजनीति में। लाल कृष्ण अडवाणी की ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो देखिए, अगर ये आप सोचते हैं कि पिछले चुनावों को देखकर कि ओवैसी खड़ा कर देते थे, मुस्लिमों को वोट काट देते थे, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता था, बीजेपी जीत जाती थी, तो ये महज एक इत्तेफाक था, ये राजनीति नहीं थी ओवैसी की। और इस बार भी अगर ये कोई सोच रहा है कि वोट कटवा की भूमिका में ओवैसी यहाँ पे लड़े आएंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। देखिए, बीजेपी में बीच बीच में कुछ इनके नेताओं का ये उफान मारने लगता है, भावनाएं उफान पर आज चली जाती हैं कि अरे मुस्लिमों के साथ में गठजोड़ कर लिया जाए या इनके लिए कुछ किया जाए तो हो सकता है ये हमको वोट देने की सोचने लगे। लेकिन वो मुगालता ही साबित होता है। ट्रिपल तलाक पर ही देख लीजिए, बीजेपी ट्रिपल तलाक लेकर आई, क्या इसको बहुत ज्यादा फायदा मिला? आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर खाने सब जानते हैं कि बीजेपी को उससे कितना फायदा हुआ। बीजेपी को उससे ना के बराबर फायदा हुआ। लेकिन ओवैसी बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आपको बताता हूं। दरअसल बीजेपी हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, जब भी ये हिंदुत्व का कोई मुद्दा उठाते हैं तो चूंकि ओवैसी मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, तो जो भी हिंदुत्व का मुद्दा ये लोग उठाते हैं उस पर इतना तीखा प्रहार करते हैं अपने बयानों से, अपने भाषणों से, कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनके अपने मुद्दे होते हैं उससे इनको हिंदुत्व को ध्रुवीकरण करने में आसानी हो जाती है। तो एक तरीके से ओवैसी कहीं ना कहीं इनके पूरक बन जाते हैं। बस इतनी ही भारतीय जनता पार्टी को इनसे फायदा मिलता है। अब देखिए, मैं किस लिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ओवैसी की एक अलग भूमिका होगी, और किस लिए मैं दावा कर रहा हूं कि गांठ बांध कर देख लीजिएगा कि इस बार ओवैसी के विधायक उत्तर प्रदेश से जीत कर निकलेंगे। देखिए, ओवैसी अपनी पार्टी को पूरे देश में प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और व्यापकता देने की एक कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है वो बंगाल में भी जाकर चुनाव लड़ते हैं और तेलंगाना में तो खैर लड़ते ही हैं, उनका अपना गृह प्रदेश है। उसके अलावा वो उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रहे हैं। देखिए, ओवैसी अब मुस्लिम वर्ग को लुभा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटजी आपको मैं बिहार से भी बताऊंगा तो आपको अच्छी खासी समझ में आ जाएगी। दरअसल ओवैसी अब किसी भी जनसभा में जाते होंगे तो आप देखते होंगे युवा वर्ग उनसे बड़ा प्रभावित होता है। लाखों की भीड़ ओवैसी की जनसभा में जुटती है। कोई मामूली बात नहीं है कि दूसरे प्रदेश का नेता यहाँ पर आए और उसके जनसभा में लाखों लोग एकत्रित हो जाएं और उसको बड़े ध्यान से सुने। दरअसल ओवैसी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने साल आपने सभी दलों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, आपने इनका सहयोग किया, लेकिन आपको क्या हासिल हुआ? आपकी भूमिका तो एक ऑफिस में दरी बिछाने वाले की तरीके से ही रही। सबने आपके वोट लिए, लेकिन आपको बदले में क्या दिया? तो अब ये ओवैसी समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर ये है कि जहां पे हम लोग जीत सकते हैं वहां अपने बंदे पहुंचाए जाए, जो हमारी बात, हमारे हित की बात विधानसभा के अंदर जाकर उठा सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम आबादी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने में सक्षम है। ये बात ओवैसी भली भांति जानती है। अब देखिए, मैं बिहार का जिक्र कर रहा था, लौटकर उस बात पर आता हूं, आपको समझाने में आसानी होगी। देखिए, बिहार में 3 जिले, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन 3 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स होते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, क्या होता है? आश्चर्यजनक रूप से ओवैसी की पार्टी के 6 विधायक जीत हासिल कर लेते हैं। वहीं जो दूसरी सीटें होती हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता 20 से 25 या 30 से 35 होता है, वहां पे वो ओवैसी को वोट नहीं देता है। वो वहां पे जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा होता है, यानी कि आरजेडी, उसके पक्ष में मतदान कर देता है। ओवैसी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका जो ये बिहार में फार्मूला कामयाब हुआ है वो उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा, और जिस तरीके का उनको रिस्पांस मिल रहा है उससे वो खासे उत्साहित भी हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में है, अकेले दम पर जिताने में सक्षम है, वहां पे इस बार ओवैसी को सफलता मिलना निश्चित है। और ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, इसलिए बीच बीच में कोशिश करते हैं कि ओवैसी को साथ में ले लिया जाए। बहरहाल गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ओवैसी को इस बार आप लोग वोट कटवा की भूमिका में मत समझिएगा।
चाहे राजनीतिक पंडित जितने दावे कर लें वो बताएं कि कोई बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में ओवैसी नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ओवैसी इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे और इस बात को आप लिख कर रख लीजिए।